बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 19.3 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें बहुत एसेंशियल हैं जो आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि स्टूडेंट, अगर पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरे नंबर पे ये कि स्टूडेंट, हमारे चैनल के ऊपर 16 चैप्टर, 19 और 20 चैप्टर न्यू बुक 2026 की बुक है ये, उसके जो है वो प्लेलिस्ट बने हुए हैं और प्लेलिस्ट के अंदर जो आपको लेक्चर वॉच करना है वो आप कर सकते हैं। जो आपको टॉपिक रिक्वायर्ड है, जो आपको समझ नहीं आता वो आप वॉच कर सकते हैं। मेरे पास जो अब बुक नहीं थी तो अब बुक आ गई है। इंशाल्लाह ताला अब हम बुक से ही पढ़ेंगे और बुक में साथ साथ हम शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी करेंगे, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और फिर बुक से सारा रीड भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस अपने ज़हन में रखें। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इसका जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है ना वो दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर समझाता हूँ एक कहानी की तरह। आपने पहले वो सुनना है, जब आप वो सुनेंगे तो फिर आगे आपको बहुत आसान लगेगा, क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ना रिएक्टर काम थर्मल पावर स्टेशन के फर्नेस जैसा होता है। थर्मल पावर स्टेशन में ना कोयल या ऑयल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जैसे हैवी एटम की ना फिशन रिएक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। देखिए, फिशन के वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियर फिशन पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वॉच कर लें। तो देखें, सिंपल ये कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जैसे हैवी एटम की फिशन रिएक्शन होती है तो उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट के दौरान ना मूविंग जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, फिशन के अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फिर यूरेनियम एटम से भी कोलाइड करते हैं। जब वो यूरेनियम एटम से कोलाइड करते हैं तो जिससे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये हीट एनर्जी मिली है ना, और उसके अंदर जो वाटर मौजूद होता है, हमने वाटर यूज किया होता है ना, तो वो स्टीम होना शुरू हो जाता है, भाप की सूरत में बनना शुरू हो जाता है। फिर स्टीम क्या करती है, उस टरबाइन को रोटेट कराती है और टरबाइन रोटेट करता है तो उसके साथ साथ जनरेटर भी रोटेट करता है। जब जनरेटर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो सिंपल इन वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पावर प्लांट सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यूरेनियम को जो है वो यूरेनियम के अंदर फिशन रिएक्शन कराकर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कराते हैं और उस हीट्स के जरिए हम क्या करते हैं, पानी जो है वो उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है और स्टीम कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उससे टरबाइन को रोटेट करवाते हैं और टरबाइन रोटेट करने के बाद जो है वो जनरेटर को रोटेट करता है और जनरेटर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये पावर प्लांट स्टेशन के अंदर हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये इसके लिए एक छोटी सी आप टिप ये है कि आप ज़हन में बस ये रखें कि सबसे पहले जो है वो यूरेनियम के अंदर फिशन रिएक्शन होता है। फिशन रिएक्शन होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है और जो हीट रिलीज होती है और जो हमने जो है वो कूलेंट वाटर रखा होता है, पानी को जो पाइपों के जरिए डाला होता है, वो पाइप के अंदर जो पानी होता है ना वो कूलेंट होता है, ठंडा होता है। तो ये हीट क्या करती है, उसे स्टीम में कन्वर्ट करती है और जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो टरबाइन को रोटेट कराता है और जब टरबाइन रोटेट करता है तो जनरेटर रोटेट करता है और जब जनरेटर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। बस ये सिंपल सा स्केच है ना, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो चलें, अब हमने ये तो सीख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया इसका। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो बुक से रीड करते हैं। तो देखते हैं, कहता है, इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन द रिएक्टर प्लेज द सेम पार्ट एज डज फर्नेस इन द थर्मल पावर स्टेशन। कहता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में रिएक्टर वही काम करता है जो थर्मल पावर स्टेशन में फर्नेस करता है। कहता है इन अ फर्नेस कोयल और ऑयल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट वाइल इन अ रिएक्टर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस हीट। तो क्या कह रहा है, कह रहा है फर्नेस में हीट पैदा करने के लिए कोयल का या ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है या उसको जलाया जाता है जब रिएक्टर में फिशन रिएक्शन के जरिए हीट पैदा होती है। ठीक है, कहता है व्हेन फिशन टेक्स place in the atom of uranium or any other heavy atoms,
then an energy at the rate of about 200 mega electron volt per nucleon is produced। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब यूरेनियम या किसी दूसरे हैवी एटम के अंदर फिशन होती है तो वो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मतलब न्यूक्लियन रेट एनर्जी पैदा होती है। तो इट इज मतलब ये कहने का मकसद है कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे क्या कहता है, दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिशन फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर वो आपको क्या कह रहा है कि ये जो एनर्जी है ये फिशन जो ये एनर्जी है ये फिशन फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जाहिर होती है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जाहिर होती है। दीज फास्ट मूविंग फ्रेगमेंट्स besides colliding with one another also collide with uranium atoms। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास ये जो एनर्जी फिशन की जो फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जाहिर होती है ना, ये तेजी से मूव करने वाले फ्रेगमेंट्स आपस में टकराने के अलावा यूरेनियम के एटम के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। फिर कहते हैं in this way their kinetic energy get transformed into heat energy। तो इसमें क्या होता है, इस तरह जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और फिर कहता है दिस हीट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्टीम with in turn rotate the turbine and फिर आगे क्या कहता है कि ये जो हीट होती है इस हीट से स्टीम पैदा करने के लिए यूज किया जाता है और फिर इसे टरबाइन को मूव करवाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। फिर कहता है टरबाइन रोटेट द जनरेटर विद प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से क्या होता है कि जो आपके पास टरबाइन है वो रोटेट करते हैं और उनके रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर रोटेट करता है और जनरेटर रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ इस तरह से उसने जो है वो इसमें डायग्राम भी बनाई हुई है, वो भी देख लेते हैं। तो उसकी डायग्राम अगर आप देखें तो ये उसने डायग्राम बनाई हुई है। तो इसके अंदर वो सारा जो है वो आपको बता रहे हैं कि इस तरह का स्केच होता है, इस तरह से उन्होंने बनाया होता है। तो यहाँ पर देखें कि मेन जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं वो स्टील प्रेशर वेसल होता है, ये ऐसा बर्तन होता है जिसके अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और उसके अलावा ये रॉड लगे होते हैं जो कंट्रोल रॉड जिन्हें हम कहते हैं, ये प्रेशराइजर होता है, ठीक है, जो प्रेशर बिल्डअप करता है। उसके अलावा ये हीट एक्सचेंजर लगाया हुआ है, ठीक है। और ये कूलेंट है, ये वो वाटर ठंडा पानी है जो पंप के जरिए गुजरता है, फिर पंप हीट जो है वो उसको प्रेशर देती है और गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो स्टीम में तब्दील होता है। यहाँ से स्टीम बाहर जाती है, यहाँ से हम ठंडा पानी जो है वो कूलेंट वाटर जो है वो फिल्ड करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी डायग्राम है, डायग्राम को आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन इस पेज पर अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो उसको देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है साफ करके ताकि आप लोग को समझ आ सके। पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन फंक्शन वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। क्वेश्चन को आपको बकायदा नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो एक बार मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेन फंक्शन वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है। सिंपल अल्फाज में अगर ये कर तो देखें, हमने अभी पढ़ा था ना कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूरेनियम जैसे हैवी एटम्स की फिशन रिएक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर यही हीट वाटर को हीट करके स्टीम बनाती है और स्टीम टरबाइन को रोटेट कराता है और जब वो रोटेट करता है तो जनरेटर रोटेट करता है, टरबाइन जनरेटर को रोटेट कराता है, फिर इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका आंसर जो है ना वो बेसिकली आपने जो है ये पूरा ही ग्राफ आता है, ठीक है, मतलब ये पूरा ग्राफ ही आपको करना पड़ेगा। मतलब पूरा ग्राफ करेंगे, आपको इसका पूरा नॉलेज होगा तो ये सारा ही इसमें अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। लेकिन नहीं तो फिर इसका जो प्रॉपर आंसर है वो फिर यहाँ से बनता है, व्हेन फिशन टेक से स्टार्ट करना है और यहाँ शॉन तक नहीं, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी तक आएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये ग्राफ लिख लें, जो स्टूडेंट सारा कर सकते हैं वो सारा कर लें, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं कर सकते वो फिर इतना कर लें। लेकिन व्हेन फिशन टेक प्लेस इन द एटम से ही स्टार्ट करना और यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। उसके अलावा अगर सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखें, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, वो कहता है हाउ मच एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोड्यूस
ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन इन अ रिएक्टर, कि इसका क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि आपके पास जब ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जब फिशन रिएक्शन के दौरान हर न्यूक्लियन के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हमने वो पढ़ा है कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी एट द रेट ऑफ अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इज प्रोड्यूस। दिस इज एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो आपने सिंपल याद रखना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होता है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होती है। उसके अलावा तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो कहता है कि हाउ इज द प्लूटोनियम 239 Pu प्रोड्यूस इन अ ट्रांसफ्यूरेनियम नीडेड न्यूक्लियर रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने यहां से लगाना है। ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है यहां से यहां तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ट्रांसफ्यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए प्लूटोनियम किस तरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक में प्रॉपर आंसर तो नहीं, लेकिन उसने थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स प्लूटोनियम में ट्रांसफॉर्म होता है तो इस रिएक्शन से प्लूटोनियम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मतलब ये कि उससे इतना कोई खास नहीं जवाब दिया, लेकिन ये है कि ठीक है, हाफ लाइफ 24 और उसकी जो आपके पास प्लूटोनियम है 239 उसकी हाफ लाइफ बताई हुई है 24,100 मतलब 24,100 ईयर्स। ठीक है, तो ये बस ये आंसर है इतना सा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर्स में आ सकते हैं। उसके अलावा एक चौथा क्वेश्चन और मैंने यहाँ नीचे लिखा था, ये है वो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन हिस्से कौन से हैं, तो वो हिस्से जो है ना स्टूडेंट, वो आपके पास एक ये है कि स्टील प्रेशर वेसल है, कंट्रोल रोड्स है, प्रेशराइजर है, हीट एक्सचेंजर है, कूलेंट है। ठीक है, उसके अलावा फ्यूल एलिमेंट है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना ये आपने याद कर लेने नाम, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो है वो इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स कहते हैं ना, वो होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अच्छा स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और इसके अंदर जो है वो कहता है रिएक्टर यूजुअली हैज 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जो आपके पास रिएक्टर है ना उसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो हम 1 बाय 1 जो है वो उसको पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर उसको जो है वो लाइन बाय लाइन उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी जो है वो पॉइंट स्किप ना हो जाए। तो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट इस पैराग्राफ में वो आपको ये बताएगा कि देखें न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मेन हिस्सा होता है ना वो कोर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल होता है, मतलब वाइटल हिस्सा है, इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। फिर कहता है कि कोर के अंदर जो है ना वो फ्यूज सिलेंड्रिकल ट्यूब की शेप में रखा जाता है। पहले जनरेशन की रिएक्टर में यूरेनियम को फ्यूल के तौर पर ना यूज किया जाता था। इस फ्यूल में तकरीबन यूरेनियम की जो क्वांटिटी थी ना वो 2.4 से 3.0% तक यूज होती थी। ठीक है, तो जबकि नेचुरली अगर हम देखें तो यूरेनियम में जो क्वांटिटी होती है ना वो 0.7% है। आजकल तो हम प्लेटिनियम 239 और यूरेनियम जो 233 है वो भी एज अ फ्यूल हम यूज कर रहे हैं रिएक्टर के अंदर। तो यही चीजें वो इधर भी बताता है, कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ रिएक्टर इज कॉल्ड कोर। तो कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर सबसे वाइटल और अहम हिस्सा है, पार्ट होता है। ठीक है, कहता है हियर द फ्यूल इज केप्ट इन द शेप ऑफ सिलेंडर ट्यूब। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कोर को अंदर फ्यूल के सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की शक्ल में रखा जाता है। फिर कहता है आगे, कहता है रिएक्टर्स फ्यूज आर वेरियस टाइप्स। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टर में जो है ना फ्यूल यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कितने मुख्तलिफ किस्म से जो है वो हम यूज करते हैं। फिर कहते हैं यूरेनियम वाज यूज्ड एज द फ्यूल इन द फर्स्ट जनरेशन रिएक्टर। तो जो हमारे पास पहले जनरेशन की रिएक्टर में ना हम यूरेनियम को फ्यूल के तौर पर ना यूज किया जाता था। ठीक है, पहली जनरेशन के अंदर। फिर आगे क्या कहता है, इन दिस फ्यूल द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज एनरिच्ड फ्रॉम 2.4 to 3.0%। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट ये कह रहा है कि इस फ्यूल में ना यूरेनियम की क्वांटिटी 2.4% से 3.0% तक एनरिच की जाती थी।
It may be remembered that the quantity of uranium in the naturally occurring uranium is only 0.7%. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो याद रखें कि नेचुरली जो यूरेनियम अक्कर करता है ना, उसमें यूरेनियम की क्वांटिटी सिर्फ 0.7% होती है। फिर आगे कहता है नाउ आर डेज प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 आर आल्सो बीइंग यूज एज फ्यूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि जो अब हम जो है ना आजकल वो प्लैटिनियम 239 और जो हमारे पास यूरेनियम 233 है ना, उसको भी एज अ फ्यूल रिएक्टर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ था। इसमें होपफुली अब आपको कोई मसला नहीं होगा। सेकंड पैराग्राफ को हम देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में क्या बता रहा है। सेकंड पैराग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो आपको बताएगा, वो बताएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल रॉड को ना लो एटॉमिक वेट वाले सब्सटेंस जैसे ऑर्डिनरी वाटर या हैवी वाटर में रखा जाता है। तो इन सब्सटेंस को ना हम मॉडरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इन सब्सटेंस को हम मॉडरेटर्स कहते हैं। और जो मॉडरेटर होता है उसका फंक्शन ये है कि फिशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होने वाले फास्ट न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करना। इन्हें फ्यूल की तरह डायरेक्ट यूज करना होता है। तो फिशन से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत फास्ट और एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, उनके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए वो रिएक्टर फ्यूल जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम में फर्दर फिशन के लिए सूटेबल नहीं होते। इसी वजह से ना हम स्लो न्यूट्रॉन ज्यादा यूजफुल होते हैं और इन्हें स्लो करने के लिए मॉडरेटर यूज किए जाते हैं। तो हैवी जो वाटर में ना नॉर्मल हाइड्रोजन की जगह हम जो है वो कहता है कि हम हाइड्रोजन आइसोटॉप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जो है वो पढ़ के देखते हैं लाइन बाय लाइन कि लाइन बाय लाइन वो क्या कह रहा है। देखिए पहली लाइन के अंदर वो क्या कहता है, कहता है कि द फ्यूल रॉड्स आर placed in a substance of small atomic weight such as water and heavy जो और हैवी वाटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, फ्यूल रॉड को कम एटॉमिक वेट वाले सब्सटेंस जैसे वाटर या हैवी वाटर में रखा जाता है। फिर दे आर कॉल्ड मॉडरेटर्स, हम उन्हें क्या कहते हैं, इन सब्सटेंस को हम मॉडरेटर्स कहा जाता है। और कहता है द फंक्शन ऑफ दीज मॉडरेटर्स इज स्लो डाउन स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस एंड टू डायरेक्ट देम टुवर्ड द फ्यूल। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इन मॉडरेटर का काम फिशन प्रोसेस के दौरान पैदा होने वाली न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करना है और उन्हें फ्यूल की तरफ जो है वो डायरेक्ट करना है, फ्यूल की तरफ डायरेक्ट करना है। हैवी वाटर इट मे बी रिमेंबर इज मेड ऑफ H2 and heavy isotopes of hydrogen instead of H1. तो यहाँ पे स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि याद रखें कि हैवी वाटर में हाइड्रोजन की हैवी आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है। ठीक हो गया। आगे कहता है द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन द फिशन रिएक्शन आर वेरी फास्ट एंड एनर्जेटिक and are not suitable for producing fission in the reactor fuel like uranium or प्लैटिनियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो आपको ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास फिशन रिएक्शन से पैदा होने वाले न्यूट्रॉन हैं वो बहुत तेज और एनर्जेटिक होते हैं। तो उसे यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रिएक्टर फ्यूल में फिशन प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल नहीं समझा जाता। ठीक है, तो कहता है फिर फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस की वजह से स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर यूजफुल। हम कहते हैं कि जो इन पर्पस के लिए जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स ज्यादा यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। टू अचीव दिस मॉडरेटर्स आर यूज, तो न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए हम मॉडरेटर्स को ना वो यूज करते हैं। ठीक है, तो होपफुली अब आपको ये सेकंड ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ। तो तीसरा जो हमारे पास ग्राफ है उसको देखते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर वो आपको ये बताएगा, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड्स का काम न्यूट्रॉन की ना क्वांटिटी को कंट्रोल करना है ताकि फिशन से प्रोड्यूस होने वाले तमाम न्यूट्रॉन में सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है ना वो एक न्यूट्रॉन फर्दर काम कर सके। ठीक है, तो कंट्रोल रोड्स या तो कैडमियम या बोरॉन से बने हुए होते हैं क्योंकि
इनके अंदर जो है वो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो इन रॉड्स को ना रिएक्टर कोर में अंदर या बाहर मूव करके चेन रिएक्शन की जो स्पीड है ना उसे कंट्रोल किया जाता है, और एनर्जी या रिपेयर के वक्त कंट्रोल रॉड को रिएक्टर में अंदर गिरा दिया जाता है, जिससे जो चेन रिएक्शन है ना वो रुक जाता है और रिएक्टर शट डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यहां से अब हम पढ़कर देख लेते हैं। कहता है बिसाइड मॉडरेटर देयर इज अ अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सो दैट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द फिशन ओनली वन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फर्दर फिशन रिएक्शन। तो कहता है मॉडरेटर के अलावा रिएक्टर में न्यूट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करने के इंतजाम भी किया जाता है, जिसमें जो हमारे पास ताकि फिशन से पैदा होने वाले तमाम न्यूट्रॉन्स में सिर्फ एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन रिएक्शन कर सके। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, द पर्पस इज अचीव आइदर बाय द कैडमियम or by the boron rods because they have the property of absorbing fast neutrons। तो क्या कहता है कि हमारे पास जो कैडमियम है या बोरॉन है, बोरॉन से बनी हुई जो कंट्रोल रॉड्स के रिएक्टर है ना वो कोर के अंदर या बाहर मूव किए जाते हैं ताकि उनके न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया जा सके और फर्दर फिशन शुरू कर सकें। ठीक है, तो आगे क्या कहता है फिर कहाँ तक द कंट्रोल रॉड्स मेड द कैडमियम और बोरॉन आर मूव इन आउटर एंड रिएक्टर कंट्रोल द न्यूट्रॉन्स दैट इनिशिएट्स द फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सारा इसी में वही बात बता रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास जो है इसका मकसद यही है कि हमारे पास क्या करना है कि कंट्रोल करना, रिएक्टर्स को कोर के अंदर या बाहर मूव कराया जाता है ताकि न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया जा सके फिशन रिएक्शन के अंदर। कहता है इन दिस वे द स्पीड ऑफ चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर द कंट्रोल। तो हमारे पास क्या कहता है कि जो इस तरह की चेन रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल में रखा जाता है, इस तरह से ना हम जो चेन रिएक्शन है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिर आगे क्या कहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी और फॉर रिपेयर पर्पसेस कंट्रोल रॉड अलाउड टू बी fall back into the reactor and thus stop the chain reaction and shut down the reactor। तो इसमें वो कह रहा है कि इमरजेंसी या रिपेयर का वक्त कंट्रोल रॉड को रिएक्टर के अंदर गिरा दिया जाता है, जिससे चेन रिएक्शन रुक जाती है और रिएक्टर शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरे ग्राफ के अंदर ये चीज बता रहा है। होपफुली आपको तीसरा ग्राफ भी जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। अब ये हम जो है चौथा जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो चौथे के अंदर देखें मेन कॉन्सेप्ट सिंपल ये है इसके अंदर कि हमारे पास देखें रिएक्टर की जो कोर में चेन रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है ना, जैसे कोर का टेम्परेचर तकरीबन हम जो है वो 500 रखते हैं, 500 सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है या इतना रखा जाता है। इस हीट को यूज करके स्टीम बनाने के लिए हाई प्रेशर पर वाटर या हैवी वाटर या किसी और लिक्विड की मदद से हीट और हीट एक्सचेंजर तक ट्रांसफर किया जाता है। तो हीट एक्सचेंजर में ये हीट ऑर्डिनरी वाटर हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस करती है। ये स्टीम टरबाइन को जो है वो चलाती है और टरबाइन जनरेटर को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। टरबाइन से निकलने वाली जो स्टीम को दोबारा कूल करके वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी कूलिंग के लिए आमतौर पर हम रिवर या वो कहते हैं कि हम रिवर का या सी वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइन बाय लाइन पे पढ़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ रिएक्टर। तो कह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टर की कोर में होने वाली चेन रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। फिर आगे कहता है द टेम्परेचर ऑफ द कोर देयरफॉर राइसेस टू अबाउट 500 सेल्सियस। कहते हैं इसी वजह से रिएक्टर के कोर का टेम्परेचर तकरीबन 500 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर आगे कहता है टू प्रोड्यूस द स्टीम फ्रॉम दिस हीट it is transported to dew exchanger with the help of water, heavy water or any other liquid under high pressure। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि इस हीट से स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हीट को हाई प्रेशर पर वाटर या हैवी वाटर या किसी भी दूसरे लिक्विड की मदद से ना हीट एक्सचेंजर तक ट्रांसफर किया जाता है।
फिर आगे कहते हैं इन द हीट एक्सचेंजर दिस हीट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर स्टीम फ्रॉम द ऑर्डिनरी वाटर। तो यहाँ पे वो कहता है कि हीट एक्सचेंजर में हीट को ऑर्डिनरी वाटर से जो हाई टेम्परेचर है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर कहता है द स्टीम is then used to run the turbine which is in turn rotate the generator to produce electricity। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो हमने फिर ये जो स्टीम होती है ना जो बनी है, तो फिर ये स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए यूज की जाती है और टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फिर कहता है द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टरबाइन इज अप 50 सेल्सियस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपके पास टरबाइन से बाहर निकलने वाली स्टीम का टेम्परेचर होता है ना वो 50 सेल्सियस तक होता है। फिर आगे कहता है दिस इज फर्दर कूल्ड टू कन्वर्ट इनटू द वाटर अगेन। तो हम क्या करते हैं, फिर इस स्टीम को मजीद कूल किया जाता है ताकि ये दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर आगे कहते हैं टू कूल दिस स्टीम वाटर फ्रॉम द सम रिवर और सीज इज जनरली यूज। तो कहता है इस स्टीम को कूल करने के लिए आमतौर पर किसी रिवर या सी वाटर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है मेन जो है वो सारा ट्रांसलेशन था। नेक्स्ट अगर नीचे देखें तो हमारे पास वो कहते हैं in Karachi nuclear power plant KNUPP heavy water is being used as a moderator and for the transportation of heat also reactor core to heat exchanger heavy water is used. However, to cool steam coming out turbine sea water is being used. तो कह रहा है जो कराची के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें हैवी पानी जो है ना हैवी वाटर हम यूज करते हैं मॉडरेटर ऐसा मोटर और इसमें हीट जो है वो रिएक्टर के कोर के अंदर हीट जो है वो पैदा होती है और फिर जो आपके पास हीट एक्सचेंजर तक पहुंचाई जाती है वाटर की फॉर्म में हैवी वाटर यूज करके और लिहाजा फिर जब कूल करते हैं तो टरबाइन से जो हीट निकल रही होती है फिर उसे स्टीम को हम कूल करते हैं और उसके लिए हम सी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता रहा है। तो स्टूडेंट अब हमने ये सारा इस पेज का पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको लगा लेते हैं और उनको रीड भी कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो आपने लगाना है इस पेज पर वो क्वेश्चन बकायदा आपको नजर आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन पहला आपने लिखना है व्हाट इज कोर एंड व्हाट फ्यूल इज यूज्ड इन इट। तो कोर क्या है और कोर में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपने यहां से लगाना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ रिएक्टर इज कॉल्ड कोर। ठीक है, रिएक्टर का एक अहम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे कोर कहते हैं और यहां से आपने फिर लगाना है इसका आंसर नाउ अ डेज प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 230 आल्सो बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल। तो ये दोनों जो है वो फ्यूल के तौर पर यूज किए जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आपने लिखना है व्हाट इज मॉडरेटर्स एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो इसका आंसर जो आपने लगाना है स्टूडेंट वो आपने यहां से लगाना है द फ्यूल rods placed in a substance of small atomic weight such as water or heavy water they are called modulators। और फंक्शन उसी के आगे लिखा है the function of these modulators is slow down the speed of neutrons produced during the fission process and to direct them toward the fuel। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आपने क्या है कि आपके पास जैसे आप जो है रोड को जो है वो इस तरह के सब्सटेंस में रखते हैं जिसका एटॉमिक वेट कम हो लाइक वाटर हो गया हैवी वाटर हो गया जिसे हम मॉडरेटर्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये स्पीड को स्लो करते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करते हैं फिशन रिएक्शन के दौरान। ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन करते हैं किसके साथ, फ्यूल के साथ। यही हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन 3 आपने लिखना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड्स। तो उसका आंसर आपने यहां पर लगाना है, कंट्रोल रोड्स का आंसर यहां से लगाना है यहां तक। ठीक हो गया, यहाँ से द कंट्रोल रॉड मेड ऑफ कैडमियम और बोरॉन आर मूव इन आउट ऑफ द रिएक्टर कोर टू कंट्रोल द न्यूट्रॉन दैट कैन इनिशिएट फर्दर फिशन रिएक्शन। तो जो कंट्रोल रॉड है वो कैडमियम और बोरॉन के साथ बनाया जाता है, उसका बना हुआ होता है। उसको हम जो अंदर और बाहर जो है वो इस तरह से मूव कराते हैं जिसकी वजह से क्या होता है न्यूट्रॉन्स जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो वो कैडमियम में सलाहियत होती है वो अपने अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपने अंदर जब्स कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर इसी तरह हम फर्दर फिशन रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, जब फिशन रिएक्शन हमने कंटिन्यूसली चलाना होता है उसके लिए हमें कम न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन होना
चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या 2 हो जाए, तो उसके लिए हम फिर ये ही काम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल रोड्स लगाते हैं। फिर उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें स्टूडेंट, तो वो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से आप किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, इसका आंसर आपने लगा लेना है यहाँ पर। ये है इसका आंसर चौथे का कि इन द हीट एक्सचेंजर द हीट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर स्टीम फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर। दिस स्टीम इज यूज्ड टू रन द टर्बाइन विच इन टू रन टर्न रोटेट द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहां से यहां तक आंसर होगा। एक्सचेंजर तक जो हम हीट पहुंच रही है उसका टेम्परेचर जो है वो ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा होता है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम जो है वो फिर टर्बाइन को क्या कराती है कि आपके पास टर्बाइन को रोटेट कराती है, और फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो स्टूडेंट आपने जो क्वेश्चन है वो लिखना है व्हाट डज द रेडिएशन सैंपल इंडिकेट। तो रेडिएशन का सैंपल क्या है, कौन से सैंपल से हम रेडिएशन को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है, आपने ये सैंपल भी बनाना है और उसके साथ आपने ये लिखना भी है कि दिस सैंपल इज यूनिवर्सली यूज्ड टू इंडिकेट एन एरिया वेयर द रेडियोएक्टिविटी बीइंग हैंडल और आर्टिफिशियल रेडिएशंस आर बीइंग प्रोड्यूस। तो ये जो सैंपल है ना, ये अक्सर यूज किया जाता है जहां पर जो है वो रेडियो एक्टिविटी को बनाया जाता है, या नेचुरली अकरिंग कर रही होती है, या उनको हैंडल किया जाता है, या उनको बनाया जाता है जिस इलाके में, जिस जगह पर, तो वहां पर इस तरह का साइन लगाया जाता है। ठीक है, ताकि पता चल सके कि आपके पास यहाँ पर जो है वो रेडिएशंस के जो है ना असरात हैं, रेडिएशंस का काम हो रहा है। ठीक है, होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब जो ये आपके पास 5वां ग्राफ है, इसके अंदर वो आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो पाकिस्तान है ना, उसमें इस वक्त जो है वो न्यूक्लियर जो आपके पास पावर स्टेशन है वो मौजूद है। तो पाकिस्तान में इस वक्त 3 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कराची में, और जो है 4 जो है वो चश्मा, मतलब मीन वाली में, मियाँ वाली से पढ़ते हैं, मीन वाली पता नहीं, मियाँ वाली मेरा ख्याल है इसका नाम है, खैर ये तो नहीं है, पता नहीं है इसलिए। तो मियाँ वाली में ऑपरेशनल है, मतलब मौजूद है। तो जो इनकी ना और इनकी टोटल आउटपुट जो कैपेसिटी है ना वो 3000 मेगावाट से ज्यादा है। तो इन पावर प्लांट्स को कूलिंग के लिए नियर बाय इंडस रिवर है ना, उसका वाटर यूज किया जाता है। तो सिंपल यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास यानी इस पार्ट में पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तादाद है ना, उनकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई गई है, और उसके साथ साथ उसका कूलिंग के लिए वाटर सोर्स बताया गया आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ के देख लें। कहते हैं एट प्रेजेंट 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर ऑपरेशनल इन कराची, वेरियस 4 चश्मा मतलब मियाँ वाली in Pakistan with the total output capacity of more than 3000 मेगावाट। यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में कराची में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, जबकि चश्मा मियाँ वाली में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनकी सबसे टोटल आउटपुट जो कैपेसिटी है वो 3000 मेगावाट है। ये याद रखिए, एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पता होना चाहिए कि मियाँ वाली में कितनी है और कराची में कितनी है। कराची में आपके पास 3 है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और जो मियाँ वाली है उसमें 4 है। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं, कहते हैं देयर कूलिंग सोर्स इज द वाटर फ्रॉम द नियर बाय इंडस रिवर। तो जो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कूल करने के लिए करीब गुजरने वाली जो आपके पास दरियाए सिंध है ना, दरियाए सिंध, इंडस रिवर क्या है, दरियाए सिंध है, कि पानी को कूलिंग सोर्स के तौर पर ना यूज किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब इसका नीचे ग्राफ को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस ग्राफ में वो जो आपको बताएगा वो मैं आपको एक जो है वो कॉन्सेप्ट के उसमें बता देता हूँ। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो ये बता रहा है आपको कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल कुछ महीनों तक ना काम कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल हम फिल्ड करते हैं ना वो काफी अरसे तक काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिसाइल मटेरियल कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए यूज फ्यूल को ना रिएक्टर से निकाल कर फ्रेश डाला जाता है, और यूज फ्यूल में अब भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिनकी हाफ लाइफ हजारों साल तक हो सकती है। तो इन न्यूक्लियर वेस्ट से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो पार्टिकल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट को ओशन में
डैम्प में या किसी ऐसी जगह छोड़ना चाहिए जहां से सोइल और या ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टिमिनेट ना हो। अब तक न्यूक्लियर वेस्ट को ना स्टोर करने के लिए बेहतरीन जगह पुरानी साल्ट माइंस के बहुत नीचे ड्राई एरिया को समझा जाता है। ठीक है, जो कानें होती हैं ना नमक की, उनके बहुत नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, तो जहां ये वेस्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए बगैर ना धीरे धीरे डिके कर सकता है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट 3 टाइप्स का होता है, हाई लेवल का भी होता है, लो लेवल का भी होता है, ठीक है, और मीडियम लेवल का भी होता है। तो ये तीनों ग्राउंड वाटर लेड इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होते हैं। तो इन वेस्ट को ना सेफली डिपोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ, जैसे प्लाटीनियम है, तो उसकी 239 वाला जो प्लाटीनियम है, उसकी हाफ लाइफ हमने पीछे पढ़ा था, वो 24,100 ईयर्स था। तो अब देखें ना, इसलिए तकरीबन इसका ये बन गया, मतलब 1 लाख, ये लिखा हुआ है 1,82,000 ईयर्स बनते हैं। ये मतलब हाफ लाइफ 24100 कितनी बनती है कि 1,82,000 ईयर्स बनती है। तो ये देखे ना कि इतने अरसे तक ये डेंजरस रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है वो हम बहुत गहराई में जाकर डिपोज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़कर देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर वो आपको क्या बता रहा है। तो सबसे पहले लाइन देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है कि उसने कहा द न्यूक्लियर फ्यूल वन लोडेड इन द रिएक्टर कैन ऑपरेट इट फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूल को एक दफा रिएक्टर में लोड करने के बाद ये रिएक्टर को कुछ महीनों तक ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। देयर आफ्टर फिजाइल मटेरियल बिगन टू डिक्रीज। तो यहाँ पे कहते हैं इसके बाद फिजाइल मटेरियल कम होना शुरू हो जाता है। Now the used fuel is removed and fresh fuel is fed instead। तो क्या कहता है कि अब यूजफुल जो रिएक्टर था उसे निकाल दिया जाता है और उसकी जगह फ्रेश फ्यूल डाला जाता है। फिर आगे कहते हैं इन द यूज ऑफ up fuel intense radioactive substance still remain present। तो जो यूजफुल अंदर से हमने निकाला है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होते हैं। कहते हैं द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव रिमेनेंट मटेरियल इज मैनी थाउजेंड ईयर्स। तो कहते हैं इन रेडियो एक्टिव जो बचे हुए होते हैं उन मटेरियल की हाफ लाइफ हजारों साल होती है। ठीक है, हजारों साल होती है। फिर द रेडिएशन एंड द पार्टिकल इमिटेड आउट ऑफ दिस न्यूक्लियर वेस्ट आर वेरी इंजूरियस एंड हार्मफुल टू द लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं और पार्टिकल्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह और हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिपोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। के बदकिस्मती से जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिपोज करना कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है पाकिस्तान में ना, मतलब नहीं है कोई मुनासिब इकदाम। तो फिर कहते हैं आगे, दिस कैन नॉट बी डम्प्ड इनटू द एनवायरनमेंट सच एज थ्रू सॉइल एंड और एयर। तो कह रहे हैं कि इस वेस्ट को हम ओशन या जो है वो डंप नहीं किया जा सकता हवा के अंदर। इससे इसी जगह छोड़ना, ऐसी जगह या सॉइल या एयर के जरिए एनवायरनमेंट को कॉन्टामिनेट कर सकता है, गंदा कर सकता है, खराब कर सकता है, हार्मफुल बना सकता है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि हमारे पास दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू गेट इनटू द ड्रिंकिंग वाटर। और ये क्या कह रहे हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट को ड्रिंकिंग वाटर में शामिल होने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फिर कहता है द बेस्ट प्लेस सो फार फाउंड टू द स्टोर दिस वेस्ट इनटू द बॉटम ऑफ ओल्ड साल्ट माइंस व्हिच आर वेरी ड्राई एंड एयर आर थाउजेंड ऑफ मीटर बिलो द अर्थ सरफेस। क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास अब तक मतलब ये जो आपके पास अब तक तो वेस्ट है वो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे बेहतरीन जगह, वो कहता है कि हमारे पास पुरानी साल्ट होती है, पुरानी साल्ट की जगह जहां बहुत पुराना साल्ट मौजूद होता है, समझा, बॉटम उसकी गहराई, पुराना साल्ट जो बहुत अरसा पुराना साल्ट होता है उसकी बहुत गहराई में समझा जाता है। तो बहुत ड्राई जगह पे समझा जाता है और ये अर्थ की सरफेस से हजारों मीटर्स ना नीचे होती है, ये याद रखना है, हजारों मीटर्स नीचे होती है। फिर आगे कहते हैं हेयर दे कैन रिमेन एंड डिके विदाउट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ ये वेस्ट अर्थ की सरफेस को, एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूट किए बगैर रह सकती है और धीरे धीरे डिके भी कर सकती है। ठीक है,
तो ये होपफुली अब आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर साइड पर इसने जो है वो इंपॉर्टेंट बात बताई हुई, डू यू नो में कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट आर 3 types: high level, medium level, low level. All these wastes are dangerous for groundwater and land environment. कहता है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है ना वो 3 तरह का हो सकता है, हाई लेवल का, मीडियम लेवल का, लो लेवल का। और ये वेस्ट जो है वो हमारे पानी के ग्राउंड और एनवायरमेंट की जो हमारी जमीन है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना खतरनाक है, डेंजरस हो सकता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के अंदर वो आपको ये बता रहा है, पहले यहां से पढ़ते हैं। कहता है it is very difficult to dispose of radioactive waste safely due to their long half life. For example, platinum half life is 24,100 years. Therefore, it remains dangerous for about 182,000 years. तो इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि हमारे पास जो रेडियो वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उसको सेफली डिपोज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है। और मिसाल के तौर पर जैसे प्लेटिनियम का बता रहा है 239 का कि हाफ लाइफ होती है 24,100 ईयर्स ना, तो लिहाजा ये इसलिए तकरीबन ये बनती है इसकी जो 1 जो मिलियन से 82,000 ईयर तक, मतलब ये डेंजरस रह सकता है। ठीक है, तो फिर ये हिसाब है इसका। तो यहाँ पर अगर कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम इसके जो है वो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन लगाने हैं स्टूडेंट, आपने इस पेज पर जो क्वेश्चन लगाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द बेस्ट प्लेस टू स्टोर द न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, वो कौन सी जगह है जहां पर हम जो है वो न्यूक्लियर वेस्ट को आराम से ठिकाने लगा सकते हैं, सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ठीक है, तो अब इसका आंसर पहले लगाते हैं ना। इसका आंसर आपका यहां से है। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया जी, ये अच्छा, यहां से आपका आंसर है द बेस्ट। ये देखें, द बेस्ट place so far found to store this waste in the bottom of old salt mines which are very dry and are 1,000 meters below the earth's surface. Here they can remain and decay without polluting the environment on the surface of the earth. ये इसका आंसर है। ठीक है, कि हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे पुरानी जो कानें होती हैं नमक की उसकी गहराइयों तक इसको जाकर ना बहुत नीचे ड्राई वाली जगह पर जाकर इसको वेस्ट करते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता डिके हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा स्टूडेंट जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है वो ये है कि व्हाट इज न्यूक्लियर, बल्कि ये तो नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पर जो आपके पास एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये चौथा मैंने लिखा हुआ आंसर लगाया हुआ है, तो चौथा क्वेश्चन आप यहाँ से देख लें क्योंकि अब बाकी जो क्वेश्चन लिखे हुए वो नेक्स्ट टॉपिक के लिखे हुए और नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे तो उस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ है गिव इक्वेशन फॉर फ्यूजन टू डिटर्म न्यूक्लियर। नहीं, सॉरी टू से ये इसका सवाल ये लास्ट वाला है, 5 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेरा ख्याल है गलत लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, कि रेडियो एक्टिव कितनी किस्म की हो सकती हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है, ये जो डू यू नो में लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट आर 3 टाइप्स। ठीक है, तो ये 5 है, मैंने गलती से 4 लिख दिए। ठीक हो गया, ये आपके पास 5 का आंसर ये है। ठीक है, 5 क्वेश्चन का अब आपको शायद समझ आ गया हो। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट आर of 3 types: high level, medium level, low level. All these waste are जो है dangerous for ground water and the land environment. ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। तो होपफुली अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी समझ आ गई होगी, उसके साथ साथ आपको जो है वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और हमने एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत की जाती है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।